Right, guys, so welcome back. We were doing locomotors module guide. We've covered gross anatomy in the previous video. Now you're going to start out with physiology of locomotor. Okay, let's begin. All right, so physiology, जैसे मैंने कहा था कि मेरा favorite subject है and I like it a lot, right? आप सबका भी हो ही जाएगा, hopefully या होगा पहले से ही, because it's super nice, super easy, right? मैकेनिज्म्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, मतलब जो जिसको रट्टे की आदत नहीं होती, वो जो कॉन्सेप्चुअल समझने की आदत होती है ना, इसलिए उसको फिजियोलॉजी का भी अच्छा मतलब मैकेनिज्म्स होते हैं तो वो अच्छे लगते हैं, इजीली समझ आ जाते हैं. सो आई वुड सजेस्ट स्टार्ट ऑफ फ्रॉम दिस सब्जेक्ट, क्योंकि आपको फिजियो पहले पता होनी चाहिए किसी भी चीज की पैथो जानने के लिए, राइट? मतलब डिजीज जानने के लिए आपको पहले उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग जानना जरूरी है. तो इट्स ऑलवेज बेस्ट टू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम दिस सब्जेक्ट, ठीक है? दैट्स व्हाट आई वुड रेकमेंड. एंड दैट्स व्हाट डाउ आल्सो डज, राइट? फिजियो के लेक्चर सबसे पहले होते हैं, फिजियो और एनाटॉमी के पैथो के बाद में होते हैं, तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है? यू डू नॉट नीड टू नो द यू नीड टू नो द फिजियोलॉजी. गाइटन इज द बुक ऑफ चॉइस, ठीक है? डाउ एग्जाम्स के लिए आप गाइटन ही यूज करें, आपको स्टैंजो डाउ के एग्जाम्स के लिए नहीं यूज कर सकते. यूएसएमएल के लिए ऑफ कोर्स कोस्टेंजो इज द बेस्ट बुक, बेटर देन गाइटन. यहाँ डाउ के एग्जाम्स के लिए कोस्टेंजो नहीं, गाइटन चलेगी, ठीक है? क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि कोस्टेंजो में नहीं है बट गाइटन में है और वो आपने करने हैं. सो दैट्स व्हाई उसके क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है? You need to know the physiology, and Guyton is a book followed by Dow, at Dow actually, most frequently used book. अच्छा, ये कुछ चैप्टर आउटलाइन मैंने निकाल दिए हैं, ठीक है? तो ये यही चैप्टर्स बस आप कर लीजिएगा तो काम बन जाएगा होपफुली, ठीक है? यूनिट 2 गाइटन की 13th एडिशन से मैंने ये चैप्टर्स निकाले हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यही बुक है. यूनिट 2 के चैप्टर्स 5, 6, 7, 8 और 80, ठीक है? ये सारे चैप्टर्स आपने करने हैं, ठीक है? वैसे ये चैप्टर 80 जो है ना, ये आपके एंडोक्राइनोलॉजी मॉड्यूल जो सेकेंड ईयर का होगा उसमें भी ये दोबारा से आएगा, ठीक है? बट इसका टीथ का सेक्शन आप कवर कर लीजिएगा, सॉरी स्किप कर लीजिएगा, कवर नहीं कीजिएगा, क्योंकि टीथ इतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं है आपसे. लेकिन जो बाकी के हैं, बाकी के सेक्शंस, पैराथायरॉयड हार्मोन, थायराइड हार्मोन, और सॉरी थायराइड तो नहीं, पैराथायरॉयड, कैल्सिटोनिन, मतलब बोन्स से रिलेटेड जितने भी हार्मोन्स हैं, पैराथायरॉयड और कैल्सिटोनिन, और मेरे ख्याल से बस यही दो मेन है, और विटामिन डी, वो सारा कुछ उसमें है, राइट? विटामिन डी की फॉर्मेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है? वो एक साइकिल होती है ना कि कैसे बनता है विटामिन डी, मतलब अपने प्रीकर्सर, जो स्किन में प्रीकर्सर होता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के नाम से, उस पर जब यूवी लाइट पड़ती है तो कन्वर्ट हो जाता है कॉलिक एसिफेरॉल में, फिर वो 125 डाइहाइड्रोक्सीकॉलिक एसिफेरॉल एंड में किडनी में जाके बन जाता है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी. वो वाला जो पूरा पाथ है ना, वो आपने करना है अच्छे से, ठीक है? क्योंकि वो आपके सेकंड ईयर तक सब कुछ आते रहेंगे, मतलब एटलीस्ट अभी तक तो दोबारा दोबारा आता रहा है वो पूरा पाथवे, ठीक है? तो वो अच्छे से कीजिएगा. बाकी 5, 6, 7, 8, 5 वैसे आप कर भी चुके होंगे, वो एक्शन पोटेंशियल्स वाला, ये फाउंडेशन में किया भी होगा आपने, ठीक है? 6, 7, 8 मेनली आपने करना, 80, ठीक है? तो आगे चलते हैं, हिस्टोलॉजी की बात कर लेते हैं. एक ही बुक है भाई, लाइक हुसैन, सही है? और हिस्टोलॉजी सबसे बेस्ट बात हिस्टोलॉजी की ये है, इसमें कोई कोई परेशानी की बात ही नहीं है, बस जो बुक है सीधा सीधा पूरा चैप्टर है, बस याद कर लो, खत्म बात, ठीक है? और दूसरी बात मजे की ये है कि हिस्टोलॉजी बंदे को समझ में भी आ जाती है आराम से, ठीक है? वो अलग बात है कि याद करनी पड़ती है और रिवाइज करनी पड़ती है बार बार, लेकिन समझ में बहुत आसानी से आ जाती है, ठीक है? बोन का एक चैप्टर है, कार्टिलेज का एक चैप्टर है, मसल का एक चैप्टर है, 3 चैप्टर्स ये हो गए, ठीक है? बोन और कार्टिलेज आपने फाउंडेशन में पढ़ लिए होंगे, राइट? मेरे ख्याल से यूजुअली पढ़ ही लेते हैं स्टूडेंट्स. मसल एक नया चैप्टर होगा बस आपके लिए. और ब्रेस्ट का जो चैप्टर है, हालांकि ये थोरैक्स का पार्ट है, मतलब जो जो रेस्पिरेटरी मॉड्यूल आपका आएगा शायद उसमें होगा ये, बट ब्रेस्ट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? शायद नहीं बल्कि वही होता है मेनली, लेकिन ब्रेस्ट उन्होंने यहाँ भी डाला हुआ है, अपर लिम्ब के साथ उसे लिंक किया हुआ है कि ब्रेस्ट भी करना है, ठीक है? तो ब्रेस्ट की हिस्टोलॉजी आप चैप्टर 22 है शायद, हाँ 22 है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट? उसमें आपने बस ब्रेस्ट हिस्टोलॉजी पढ़ लीजिएगा, कौन से सेल्स होते हैं, इसके लेक्चर्स भी होंगे आपके, ठीक है? वो जो ट्यूब्यूल्स होते हैं सारे, ठीक है, डक्ट्यूल्स होते हैं, फिर उनसे उनमें मायोएपिथेलियल सेल्स होते हैं, और मिल्क प्रोडक्शन कैसे होती है, और सकलिंग इफेक्ट एंड एवरीथिंग, ठीक है? कौन सा हार्मोन मिल्क सिक्रीट कराता है, प्रोलैक्टिन एक्सेट्रा, वो सारा कुछ आपने करना है, ठीक है?
तो 7, 8 और 10 और 22 चैप्टर्स है। 22 पूरा नहीं, सिर्फ फीमेल ब्रेस्ट, ठीक है। मेल ब्रेस्ट में तो कुछ है ही नहीं, क्या करना उसमें। आगे चलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। नाउ एम्ब्रियोलॉजी कॉन्सेप्चुअल है, काफी अच्छी भी है। बोन डेवलपमेंट, कार्टिलेज डेवलपमेंट, मसल डेवलपमेंट, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ये चारों तो वही है जो हिस्टो में थी, ठीक है। एक लिम्ब डेवलपमेंट, एक नई नई चीज आ गई, ठीक है। ये आपने करनी तो है, ठीक है। अब ये आप कोई भी बुक फॉलो कर लो, कोई मसला ही नहीं है। केएलएम कर लो, लैंगमैन कर लो, केएलएम एम्ब्रियो या लैंगमैन एम्ब्रियो, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट एक बार पढ़ लेना जरूर, ठीक है। मतलब डायरेक्ट शर्जील पे मत जाना। मुझे पता है शर्जील यूज करनी है, अच्छी बुक है बहुत ज्यादा, और उसमें मिस्टेक्स हैं, लेकिन बाकी ओवरऑल अच्छी बुक है। शर्जील को आप रिव्यू बुक के तौर पे ही रखें तो बेहतर है, ठीक है। मैंने पर्सनली लैंगमैन यूज की थी, आप केएलएम भी यूज कर सकते हैं, केएलएम भी काफी अच्छी है। और अगेन मैं वही रेकमेंड करूंगा कि जो इसके भी क्लिनिकल्स है ना, क्लिनिकल्स होते हैं दोनों में, क्लिनिकल्स आप दोनों से कर लीजिएगा, ठीक है। लैंगमैन के भी कर लीजिएगा, केएलएम के भी कर लीजिएगा, क्योंकि क्लिनिकल सुपर इंपॉर्टेंट होते हैं। मेनली आप क्लिनिकल कोरिलेट्स के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, राइट। डिजीजेस वगैरह पढ़ के को ट्रीट करने के लिए ही आप ये सारा कुछ पढ़ रहे हैं, इतनी मुश्किल से गुजर रहे हैं, राइट। तो उसके लिए आपने पढ़ना ही होगा। हाँ, फिर शर्जील यूज करना है आपने रिव्यू बुक। बस सिर्फ उसमें कुछ जो गलतियां वगैरह हैं उनको जरा बस आप वेरीफाई। यूजुअली डेट्स में गलतियां होती हैं बस, बाकी कुछ गलतियां नहीं होती, ठीक है। बायोकेम, बायोकेम में ये सीन है कि आपके पास लिपिनकॉट की बुक आती है बायोकेम की, और लेक्चर स्लाइड्स जो आपके डाउ के हैं, बस ये दो आप यूज कर लें, बहुत है, ठीक है, मोर देन एनफ। लिपिनकॉट के कौन कौन से चैप्टर्स आपने यूज करने हैं, वही वही सारे जो कि बोन्स या बोन डेवलपमेंट या कार्टिलेज से रिलेटेड है, कौन कौन से, भाई अब देख लें। अच्छा, डॉक्टर दानिश के लेक्चर्स प्लीज अटेंड कर लीजिएगा, वो काफी अच्छे हैं। अभी तक आपको अंदाजा हो गया होगा कितने अच्छे लेक्चर्स होते हैं माशाल्लाह से उनके, ठीक है। और बाकी लेक्चर्स भी ओवरऑल सही होते हैं, मतलब बुरे तो कोई नहीं होते, इतने ज्यादा तो नहीं होते मतलब कोई एक आध लेक्चर बुरा हो गया तो क्या, खैर। बट लाइक मोस्टली ओवरऑल तो अच्छे ही होते हैं। और बाकी ये है कि आपने लेक्चर स्लाइड्स के अलावा बुक तो ऑफ कोर्स करनी ही है, ठीक है। लिपिनकॉट बेस्ट बुक है, बस यही। बाकी सत्यानारायण, चैटर्जी, वो सारे यूज करते हैं लोग, बट लिपिनकॉट इसके लिए बहुत है, ठीक है। लिपिनकॉट और स्लाइड्स, हार्पर भी लोग यूज करते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। आगे ओके, तो चैप्टर 4 है लिपिनकॉट का, ठीक है, जो कि फिब्रिस प्रोटीन्स के नाम से एक पूरा चैप्टर है, वो कर लीजिएगा। 14 है, ठीक है, चैप्टर 14 प्रोटियोग्लाइकेंस एंड ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ऐसा कुछ करके नाम है। इसमें जो ग्लाइकोप्रोटीन का सेक्शन है वो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, चाहे तो पढ़ लीजिएगा, टाइम बचा तो, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोटियोग्लाइकेंस एंड जो दूसरे हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स वगैरह, वो इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी इतना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फाउंडेशन में, ठीक है। तो चैप्टर 4 हो गया, चैप्टर 14 हो गया। 14 मतलब पूरा नहीं, वही चीजें जो कि ग्लाइकोप्रोटीन के अलावा है। फिर चैप्टर 28 में सिर्फ विटामिन डी का सेक्शन करना है, दैट्स इट, ठीक है। ये एक अच्छी बात है आपके लिए, बिकॉज बाकी विटामिन इतने लिंक नहीं करते ना बोन्स से, क्योंकि लिम्स में तो आपने बोन्स ही हैं जो मेनली आप बोन्स या मसल्स, तो बस विटामिन डी, ठीक है। फॉलो द स्लाइड्स, ठीक है, डू एनीथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम द स्लाइड्स, अगर कोई एक्स्ट्रा चीज होती है बस स्लाइड से कर ले, बहुत है, ठीक है। अगर जरूरत पड़े तो बुक रेफर कर लीजिएगा एक्स्ट्रा चीज के, लेकिन यूजुअली बस इन्हीं चैप्टर्स में बस सब कुछ एंड हो जाता है बायोकेम। पैथो, ओके, पैथो मैंने कहा था ना कि एक छोटा सब्जेक्ट माइनर्स में रखा तो है, लेकिन ये छोटा नहीं है, हरगिज नहीं है, बहुत लंबा है, ठीक है। छोटा इसलिए रखा है क्योंकि एमसीक्यूज कम आते हैं, इतने ज्यादा नहीं आए इस बार, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब, लेकिन लंबा है, करना है आपने, ठीक है। पैथोमा यूज करनी है या फिर बेसिस यूज करनी है, या बेसिक, मतलब बेसिस बेसिक एक ही है तकरीबन। बेसिक ज्यादा बेहतर है वैसे कंपेयर टू बेसिस, क्योंकि बेसिक में बस टू द पॉइंट डायरेक्ट डायरेक्ट बातें मतलब मुझे बेहतर लगती है। अगेन इट्स जस्ट अ पर्सनल ओपिनियन। मस्कुलोस्केलेटल पैथोलॉजी के नाम से एक पैथोमा की बुक है, ठीक है। बुक में एक चैप्टर है एक्चुअली, और इस मस्कुलोस्केलेटल पैथोलॉजी के साथ साथ आपने वो डॉक्टर सतर जो हैं उनकी वीडियोस भी देखनी है, ठीक है। ऑफ कोर्स आप सबको पता ही होगा, फाउंडेशन में वही देखी होंगी, राइट। तो करने हैं, ब्लड में भी देखी होंगी काफी, तो वो करनी है। फिर उसके अलावा अगर ये
पैथोमा तब जब आपके पास टाइम नहीं बचेगा, ठीक है। एंड मेरे ख्याल से इतनी बड़ी एनाटॉमी करने के बाद तो, और टाइम अगर आपने बीच में वेस्ट किया हो तो फिर तो शायद टाइम ना ही बचे, लेकिन होपफुली टाइम बच ही जाएगा, ठीक है, और आप बेसिस पे आ ही जाएंगे, सही है। और जो बेसिस के आदी है तो उनको पैथोमा से तो मजा भी नहीं आएगा, राइट। तो उनको तो बेसिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है ना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती आपको पैथोमा करके जब आपने कुछ लंबी चीज पढ़ी ना हो। तो बेसिस, ठीक है, बेसिस की चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है इसमें। आपके पास चार्ट्स और डायग्राम्स एज ऑलवेज इंपॉर्टेंट है, टेबल्स, डायग्राम्स, चार्ट्स, फिगर्स, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ओएसपी में आ ही जाते हैं, ठीक है। फिर चैप्टर 9 और चैप्टर 28, ये दो चैप्टर्स जो है ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉरी 26, नॉट 28, 26। चैप्टर 9 में सिर्फ विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी डिजीजेज वाला चैप्टर है शायद, उसमें विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी डिजीजेज है बस उसको कर लेना है। और चैप्टर 26 करना है जिसमें बोन, कार्टिलेज, मसल से रिलेटेड जितना कुछ भी है, क्योंकि आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम आप पढ़ लेना लोकोमोटर में, तो बोन, कार्टिलेज और मसल से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज हैं सब पढ़नी है आप, ठीक है। एकॉन्ड्रोप्लेजिया हो गया या कोई भी डिजीज हो गई, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोमलेशिया, एवरीथिंग, ठीक है। बाकी सॉफ्ट टिश्यूज जो हट के हैं उनको अगर आप चाहें तो स्किप कर लें, लेकिन कर लें क्या, कोई हर्ज थोड़ी है। टाइम अभी से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो हो ही जाएगा आपका इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ, डॉक्टर शाइमा और डॉक्टर तजीन जो हैं उनके लेक्चर जरूर अटेंड कीजिएगा, ठीक है। दोनों के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन होती है दोनों प्रोफेसर्स की, ठीक है। सो दैट्स प्रीटी मच इट ऑन पैथोमा। अब पैथोमा के बाद आपके पास है, पैथोमा नहीं, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के बाद अब माइनर्स की तरफ आ जाते हैं फाइनली। कम्युनिटी मेडिसिन, बिहेवियरल साइंसेज, एज यूजुअल, एज ऑलवेज स्लाइड से करने बहुत है, ठीक है। स्किल्स लैब तो ऑफ कोर्स आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस तो आपको होती रहेगी, तो स्किल्स लैब भी आपने अच्छे से करना है, ठीक है, अच्छे से अटेंड करना है। और बाकी तो इतना कुछ खास है नहीं। दैट्स प्रीटी मच एवरीथिंग, ठीक है। अच्छा, मैं क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के बारे में बताना भूल गया। क्लिनिकल्स भी आपने स्लाइड से करने हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा कोई बुक खरीदने की अभी ज़रूरत नहीं है, तो वो आगे जाके आपको वैसे ही खरीद लेनी है, लेकिन अभी क्योंकि आगे कोई इतने ज़्यादा काम नहीं है ना इन बुक्स का। और सेकेंड ईयर में भी इतना ज़्यादा नहीं है, थर्ड ईयर में यूजुअली होता है लोगों को जब वार्ड्स रोटेशन स्टार्ट होती है। लेकिन ये है कि उन सब्जेक्ट्स को बस आप वहाँ से आप स्लाइड से पढ़ लें और लेक्चर्स अटेंड कर लें, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स बिठा लें, बहुत है, ठीक है। और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स भी हैं वैसे, फॉरेंसिक मेडिसिन हो गई और बाकी चीज़ें हो गई, तो पढ़ने में भी आपको मज़ा आएगा। तो दैट्स प्रीटी मच एवरीथिंग, इफ एनीथिंग। अच्छा हाँ, ये एक डिस्क्लेमर मैं आपको बता दूं कि आपके पास अगर ये, तो देखें हमने तो अपने एक्सपीरियंस से और सीनियर्स की गाइडलाइंस वगैरह से जो है आपको ये सारी चीज़ें बता दी, ठीक है, और डाउ के मॉड्यूल गाइड को रेफर करते हुए। लेकिन अगर क्लास में मिस कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ाएं तो उसको आप ज़रूर ज़रूर लॉन्ग बुक से पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ का मतलब कि सिलेबस में कोई नई चीज़ आ गई है, ठीक है। यूजुअली वो ऐसा कर देते हैं, बताते भी नहीं है, तो लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर टू कीप एन आई ऑन द लेक्चर स्लाइड्स, ठीक है। लेक्चर स्लाइड्स कुछ सिर्फ बस एक नज़र देखते रहें, जो जो टॉपिक्स वहाँ कवर हो रहे हैं ना उनको अपने बुक से कवर करने हैं, और बुक से आप कवर कर लें, मतलब जो जो लेक्चर स्लाइड्स आपने बुक से कवर कर ली हैं, तो बस वही चीज़ें हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कि इस मॉड्यूल गाइड के अलावा भी हैं, तो वो अपने बुक से करने ज़रूर है, ठीक है। बाकी लेक्चर स्लाइड्स में जितना कुछ है वो तो मिनिमम, आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी, ठीक है, आपको मिनिमम वो तो आना ही आना है, सही है। लेकिन उसके अलावा भी आपने जो बुक्स में जो पूरे पूरे चैप्टर्स हैं वो करने हैं, ठीक है। एनाटॉमी के लिए स्पेशली कहूँगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपके अभी बनेंगे। और गाइस एक बात बता दूं, एक पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ कि आपको जो है एनाटॉमी को जो है एंड पे मत छोड़िएगा, सही है। डे वन से स्टार्ट कीजिएगा एनाटॉमी को, और जितनी जल्दी हो सके निपटा दीजिएगा एनाटॉमी को, क्योंकि एंड में एनाटॉमी नहीं होती।
सच में मैं बता रहा हूँ कि मुझे याद है कि मैंने अपर लिम और लोअर लिम जो है उनमें से लोअर लिम जो है मॉड्यूल के दौरान नहीं कर पाया था क्योंकि टाइम खत्म हो गया था। एंड उसकी भी रीजन मैं बताता हूँ आपको मेरे साथ मसला क्या हुआ था। और देखें ये मिस्टेक थी, इस मिस्टेक से आपने सीखनी है। ठीक है, मैंने क्या किया कि सीनियर्स गाइडलाइंस दे देते थे। ठीक है, तो उसको देख लिया, एक गाइडलाइन पकड़ी, दूसरी पकड़ी, तीसरी पकड़ी। ठीक है, तीनों को मर्ज कर दिया। पहले एक सीनियर की गाइडलाइन फॉलो की, फॉलो करते करते मैंने ग्रेस खोली। ठीक है, उसकी एनाटमी पढ़ी, उसके क्या कहते हैं अपर लिम की, अपर लिम की एनाटमी। जैसे ही मैंने शोल्डर गर्डल कंप्लीट किया, फिर करते करते इतने सारे पेजेस हो गए थे कि मैं एग्जॉस्ट हो गया था। ठीक है, मतलब सिर्फ शोल्डर गर्डल करके एक रीड में करना मतलब बहुत ज्यादा हो गया ना। तो मैंने क्या किया कि एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो फिर छोड़ देता है, बंद कर देता है बुक। राइट, बंद करके एनाटमी को साइड कर दिया, फिर कोई और सब्जेक्ट में उठा देता था और एनाटमी को कुछ दिन के लिए छोड़ ही देता था। ठीक है, ये एक मसला होता था। सही है, फिर जब 2-3 दिन बाद याद आता था कि अबे एनाटमी भी तो है, फिर उठाता था एनाटमी। फिर मैं भूल जाया करता था कि मैंने पढ़ा कहाँ से था और कितना पढ़ा था। ठीक है, फिर मैं क्या करता था, दोबारा से शुरू से पढ़ना शुरू कर देता था। ठीक है, फिर दोबारा से वही चीज जो मैंने पढ़ी होती है दोबारा से मैं पढ़ता, फिर वही फ्रस्ट्रेशन होती, फिर बंद कर देता। यही मैं करते करते मैंने अपर लिम जो पूरा है उसे 3 से 4 बार कर लिया और लोअर लिम के लिए टाइम ही नहीं बचा। ठीक है, तो अपर लिम इसकी वजह से मेरा बहुत स्ट्रांग हो गया और लोअर लिम वीक से वीक रहा। सही है, ये आपने नहीं करना। ठीक है, आपने एक बार स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, आपने 1 और 2 रीड्स दे दी, बस बहुत है। ठीक है, आपको उस वक्त के लिए याद हो गया, फिर आप भूल गए, कोई मसला नहीं है। एंड में जब आप रिव्यू करेंगे तो आपको याद आते रहेंगी चीजें। ठीक है, लेकिन अगर आप बीच में बार बार पीछे जाएं, आगे जाएं, पीछे जाएं, आगे जाएं, तो आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सही है, तो इस बात को आपने अवॉइड करना है। ठीक है, आपने बस अच्छे से बस एक ही बार में पढ़ लेना है या 2 बार में पढ़ लेना है, या जो भी करना एक एक ही बारी में करना है। ठीक है, और बंद करके साइड बिल्कुल नहीं कर देना। सही है, रेफर करते रहना है रोजाना, वरना फिर यही हाल होगा जो मेरा हाल है। और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें, मतलब आपने अब शोल्डर अभी आज पढ़ लिया, फिर आपने ये क्या कहते हैं आर्म कल पढ़ लिया, फिर फोर आर्म परसों पढ़ लिया। ऐसे करते करते पढ़ेंगे तो मजा भी आएगा, आपको बोर भी नहीं होंगे। और अगर आप एक ही दिन में लेकर बैठ गए, आप कहें नहीं भाई आज तो मैं अपर लिम खत्म करूंगा, तो आपको ना तो कुछ याद ठीक से रहेगा, ना वो खत्म हो पाएगा। सही है, तो आपने इसकी एनाटमी पढ़ ली, फिर इसकी हिस्टो पढ़ लें, मसल्स पढ़ लें, क्योंकि हिस्टो इजी होता है ना पढ़ने में। वो पढ़ ली, दोबारा इस पे आ जाए, थोड़ा और पढ़ें, फिर बायोकेम उठा लें, फिर दोबारा इस पे आ जाए, फिर कोई सब्जेक्ट उठा लें। लेकिन इस तरह से करें तो ज्यादा आसानी होगी आपके। सही है, एक बार करके फिर छोड़ के फिर 2-3 दिन बाद और हफ्ते बाद आपको याद आ रहा हो भाई एनाटमी भी है, फिर जाओ, फिर आओ, फिर जाओ, फिर आओ, और फिर एंड के लिए छोड़ो, तो एंड के लिए तो और मुसीबत। एक ही हफ्ता जब बचता है ना, और फिर आपके लिए एनाटमी इतनी बड़ी रहती है, आपको लगता है भाई ये कैसे होगी, तो फिर वो वैसे ही आपसे पढ़ा नहीं जाता। सही है, तो इट्स ऑलवेज बेस्ट टू डू द हार्ड स्टफ फर्स्ट। सही है, मतलब एनाटमी फर्स्ट। ठीक है, अपर लिम लोअर लिम दोनों। बाकी इसमें मैं देख रहा हूँ शायद एक और चीज बतानी थी। हाँ, तो ये बात हमने कर ली। जस्ट कीप एन आई ऑन द स्लाइड्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बस, बेस्ट ऑफ लक। ये क्या लिखा है, डॉक्टर साहब? ठीक है, इंशाल्लाह आप फ्यूचर में बनेंगे ना। तो बस दैट्स इट। D26 बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आपका मॉड्यूल काफी अच्छा होगा। एंड होपफुली ये वीडियो बाकी के जितने भी फर्स्ट ईयर्स आएंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में, होपफुली उन सब के लिए कुछ ना कुछ तो हेल्प करेगी। ठीक है, तो मैं बस इसे ये था मेरा मोटिव। होपफुली सब कुछ कवर कर दिया हूँ मैंने। तो फिर भी आपको अगर कोई क्वेश्चन होगा आपके पास, तो यू गाइस हैव माय इंस्टाग्राम राइट, सो यू गाइस कैन जस्ट हिट मी अप ओवर देयर, या फिर फेसबुक या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं शायद, अगर व्हाट्सएप हो आपके पास, बट आई डोंट रियली थिंक यू गाइस हैव माय व्हाट्सएप राइट। तो इंस्टाग्राम इज बेटर, ओके, बिकॉज मैं काफी फ्रीक्वेंटली चेक करता हूँ और रिप्लाईज भी देता रहता हूँ। और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट बात तो नहीं रह गई ना। हाँ, दैट्स इट। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।